अभी हम जिक्र कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, उनका काफिला पहुंच गया है। द बीस्ट हमें नजर आ रही है इस वक्त तस्वीरों में। राजघाट पहुंच गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। सुरक्षा का लंबा चौड़ा इंतजाम, बड़ा काफिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त राजघाट पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बापू का समाधि स्थल, जहां पर तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, बापू को नमन कर रहे हैं। शांति और अहिंसा का जो पाठ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को दिया, आज उसे भी याद किया जा रहा है और याद करने की जरूरत भी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट की, ये इटर्नल फ्लेम अमर ज्योति जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। और ये देखिए, ये जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर आ चुके हैं। और इसमें एक बड़ा एक संयोग है सर, ये एम्बेसडर मल्होत्रा, कि एक तो सबसे बड़ा मुल्क, सबसे ताकतवर मुल्क है और सबसे एजेड भी यही है इस पूरे जमावड़े में। तो सबसे एक्सपीरियंस जो डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, जो पॉलिटिशियन भी हैं और जो कई सरकारों में सर्व भी कर चुके हैं। भारत आ चुके हैं इससे पहले, लेकिन प्रेसिडेंट के तौर पर पहली बार आए हैं। तो जरूर जो बाइडेन का इस पूरी G20 समिट में एक अलग कद है। नहीं, डेफिनेटली अमेरिका, चाहे वो G20 हो या कोई भी इंटरनेशनल अफेयर्स हो, अमेरिका का एक अपना कद है। जहाँ तक भारत और अमेरिका का सवाल है, तो आज की तारीख में हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि भारत के लिए बाईपार्टिसन सपोर्ट है अमेरिका में। चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं, चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बराक ओबामा हो, कोई भी हो। तो क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिसको हम कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का नाम देते हैं। यानी ये कम्प्रिहेंसिव है, सभी मुद्दों को कवर करती है, ग्लोबल है। ये मतलब हम दो देशों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के जो मुद्दे हैं। और आप जब आप रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो आज भारतीय समय के मुताबिक बीती रात 3:30 बजे उनके ऑफिशियल हैंडल पोटस से एक ट्वीट आया, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन फाइनलाइज्ड अ हिस्टोरिक अग्रीमेंट फॉर अ न्यू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन इसके बाद की लाइन जो कहते हैं, मैं आप चाहूंगा वो डिकोड करिएगा। वो कहते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट मोर देन जस्ट लेइंग ट्रैक्स, दिस इज अ गेम चेंजिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट। जब ये कहते हैं बाइडेन, तो वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो भी आपने कंट्रीज के नाम दिए, जो भी आपने रीजन्स के नाम दिए, इन सबको इंटीग्रेट करने की बात है। और इस पे भारत का कितना इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, इस बात को भी हाईलाइट किया जा रहा है। और ये जो ऑफ कोर्स इसमें चाइना को काउंटर करने का एंगल तो है ही है। हाँ। चाइना की जो BRI जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं या उसका जो उसके इल इफेक्ट्स है, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक वन कंट्री सेंट्रिक प्रोजेक्ट है जी। और अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बड़ी खास हैं। गांधी कुटीर, जिसकी बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है इस वक्त राजघाट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तस्वीर दिखाई और फिर दोनों नेता बहुत गंभीर मुद्रा में कुछ बातचीत करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप राजघाट से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए जो बाइडेन उनको नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले दोनों नेताओं में बड़ी गंभीर मंत्रणा होती हुई भी हम इस वक्त देख रहे हैं। समीर, ये तस्वीर पिछले कुछ सालों में बहुत अहम हो चुकी है और बहुत नॉर्मल हो चुकी है। चाहे आप वो G7 समिट देखिए जहां भारत को बुलाया गया था हिरोशिमा में, चाहे आप इस G20 समिट को देखिए, इससे पहले देखिए, ऐसा लगता है कि इन दोनों, और जब स्टेट विजिट पे PM गए थे, ऐसा लगता है कि इन दोनों नेताओं ने एक अलग लेवल की केमिस्ट्री डेवलप कर ली है और वो केमिस्ट्री दिखती भी है। चाहे वो कोणार्क के व्हील के आगे, कोणार्क का जो चक्र है उसके आगे राष्ट्रपति बाइडेन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझा रहे हो तब देखिए, और चाहे आज राजघाट में ये गांधी कुटीर जो साबरमती आश्रम में स्थित है उसके बारे में बता रहे हो, ये अंगरखा उनको पहना रहे हो, तब देखिए ये केमिस्ट्री एक अलग लेवल की दिखती है जो एवं श्रीवास्तव चीन को तो बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर जिनपिंग को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आप देखिए, तीनों पृष्ठभूमि में जो आपने तीन बताई, कोणार्क वाला और नालंदा विश्वविद्यालय और ये साबरमती वाला, हाँ। सबसे ज्यादा टाइम प्रधानमंत्री ने इनके साथ वहां गुजारा, अगर आप टाइम का वो लगाएं, और ये आया भी है। और अगर तीनों को देखिए, तीनों की बहुत महत्व है। पहली पृष्ठभूमि है कोणार्क के चक्र की, जो बताती है कि पुरातन समय में हम साइंस में कितने एडवांस थे। बिल्कुल, साइंस को डिपिक्ट करती है, जो इंडियन साइंस रही है।
दूसरा नॉलेज सेंटर की लाइब्रेरी का जहां तक सवाल है सर उसमें एक चीज जोड़ दूं क्योंकि ये जो चक्र है ये मैथमेटिशियन कैलकुलेशन और सूर्य की गणना के लिए बहुत सटीक है। तो और एक और चीज बताती है सर ब्राजील के सातों पहर को ये बयां करती है। लेकिन देखिए इस बीच राजघाट पहुंच गए हैं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भी पहुंच चुके हैं राजघाट। ये सीधी तस्वीरें, एक तरफ आप देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब राजघाट पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगरखा पहनाकर उनका स्वागत किया और साथ ही साथ थोड़ी देर के लिए दोनों वैश्विक नेता गंभीर मुद्दे पर कुछ चर्चा करते हुए भी नजर आए और काफी देर तक रुके जो बाइडेन। गांधी कुटीर की ये जो तस्वीर लगाई गई थी इसके सामने अब तक अगर देखा जाए गौरव तो सबसे ज्यादा समय तक रुककर जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, दोनों नेताओं ने बातचीत की है और ये जो केमिस्ट्री है इसके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी, इस केमिस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? भारत अमेरिका के रिश्ते आज की तारीख में बहुत अच्छे मकाम पर हैं, लेकिन यह सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी हमने देखा। उस वक्त भी बात होती थी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की, लेकिन सरकार बदलती है, दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन रिश्तों में वो गर्मजोशी बरकरार रहती है। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत एक आज ऐसे स्थान पर है जहाँ पे ये विश्व उसकी काफ़ी आदर करता है, सम्मान करता है। भारत ने अपने आप को आर्थिक शक्ति बनाया है, भारत ने अपने आप को एक सैन्य शक्ति बनाया है, भारत ने मानवीय मूल्यों पे बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंचा है। हाँ। तो ये सब चीजें हैं वो हर एक को अट्रैक्ट करती हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल खत्म हो गया है, नॉट ओनली विद अमेरिका, बाकी देशों के साथ भी। भारत जो कथनी और करनी में भारत का फर्क बिल्कुल जीरो है। हाँ। और इसलिए भारत की ये प्रतिष्ठा है और इसीलिए जो केमिस्ट्री बनी है आज विश्व के सबसे। और अगर बहुत कुछ अमेरिका से हम हासिल कर रहे हैं तो अमेरिका भी हमसे बहुत कुछ हासिल कर रहा है, यानी रिश्ता बराबरी का हो गया है। योगेश जी, ये भी तो बड़ी बात है। हाँ, देखिए ये आपने जो कहा ये बात भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में तो ब्रिटेन का पीएम भी ले लिया। इसको रिलेशनशिप को हम सिर्फ ये ना देखें कि भाई इसमें अमेरिका को ही फायदा हो रहा है। देखिए भारत जो है वो एक उभरती राइजिंग इकोनॉमी है जी। सबसे बड़ी फिफ्थ है इस वक्त, कुछ सालों में थर्ड हो जाएगी, लेकिन सबसे तेज अर्थव्यवस्था की रफ्तार वाली इकोनॉमी है। दूसरी बात ये है कि जो भारत का योगदान है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में वो अब बढ़ता जाएगा। मतलब इंक्रीजिंग साइकिल, राइजिंग साइकिल है, और चीन का जो है वो कम हो रहा है। और तीसरी बड़ी बात ये है कि भारत का जो नज़रिया है वो एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वो अमेरिका से मिलता जुलता है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, दोनों पॉलिटिक्स में उनका एक लंबा कैरियर है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है। और दोनों जो है मतलब ऐसे लीडर हैं कि अगर वो सोचते हैं कि भाई ये राह सही है। अब जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने जो भारत को ये फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। बिल्कुल सर, मैं आपको एक बार फिर से रोकूंगा। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से आ चुकी हैं, जिन 3 तस्वीरों पर एवीएम श्रीवास्तव कह रहे थे। आज की तस्वीर सबसे पहले आप देखिए राजघाट की, जहां पर साबरमती में स्थित गांधी कुटीर के बैकड्रॉप को लगाया गया है, जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, सभी मेहमानों को उनको अंगरखा पहनाकर उनका वेलकम कर रहे हैं। और न केवल उनका वेलकम कर रहे हैं बल्कि उनको बता रहे हैं, देखिए जो बाइडेन को कैसे वो। अच्छा, यहां पर एक और अच्छी बात, यहां पर आप देखिए ये दोनों नेताओं के बीच जब वो बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों नेताओं को आपस में एक दूसरे का जो रिस्पेक्ट है, जो रिगार्ड है, वो साफ यहां पर दिखाई देता है और वो आत्मीयता दिखाई देती है। और काफी देर जिसकी हम बात कर रहे थे एवं श्रीवास्तव कि जो देरी है यहां पर, वो बताती है कि ये रिश्ता एक फॉर्मेलिटी से कहीं ऊपर है। देखिए जब इतनी देर आप रुकते हैं तो इसका मतलब आप दोनों के बीच में संबंध प्रगाढ़ हैं और आपके पास बात करने के लिए कुछ ऐसा है जो आत्मीय है, जो आपस में आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात, अगर गौरव मुझे मौका दें, बताना चाहूंगा। कोणार्क का एक महत्व और है कि वो पृथ्वी का संबंध सूर्य के साथ बताता है। बिल्कुल ये संबंध जो है, अगर पृथ्वी को आप एक कुटुंब की तरह माने, वसुधैव कुटुंबकम, उस सब में हम सवार हैं और उस सूर्य का हम चक्कर काट रहे हैं। पृथ्वी रथ में सवार हैं, सब के सब, हम सारे के सारे सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। हम सबका जो भविष्य है वो उसी से निर्धारित होता है। इसलिए ये विश्व जो है वो आज की समिट की थीम भी है वन फ्यूचर। वन फ्यूचर, वन फ्यूचर। मल्होत्रा, छोटा सा कमेंट ऐड कर दूं। केमिस्ट्री को लेके बहुत बात होती है,
दो देशों के बीच में संबंध बढ़ाने में डेफिनेटली दो नेताओं के बीच की केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ये मुझसे लिखवा लो, अल्टीमेटली इट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट। आपने केमिस्ट्री देखी थी चाइना और ये तस्वीरें देखिए, अब ऐसा लगता है कि तमाम मेहमानों का वहां पर आने का सिलसिला पूरा हो चुका है, स्वागत वहां पर हो चुका है। और अब देखिए तमाम मेहमानों को, और जिसमें भी हम जिस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे एम्बेसडर मल्होत्रा, आपकी बात बिल्कुल सही कि नेशनल इंटरेस्ट सबके लिए सुपर है, सुप्रीम है। लेकिन ये देखिए जो बाइडेन और उनके पीछे तमाम विदेशी मेहमान इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजघाट का अवलोकन करते हुए, राजघाट में वहां पर अब बापू की समाधि की तरफ जाते हुए तमाम नेता, ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के राजघाट से आ रही है। और यहाँ ये देखिए, और ये भी है यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृति का सम्मान, नंगे पैर। यहाँ पर आप देखिए उनके पैरों में आपको चप्पल नहीं दिखेगी, और जो आप समाधि पे जाते हैं तो आपको वो जब चप्पल उनके सम्मान में जो उतारनी पड़ती है फुटवेयर्स को, वो कैसे भारतीय संस्कृति का रंग आज तमाम मेहमानों पर भी दिख रहा है। एम्बेसडर मल्होत्रा, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली ये एक बापूजी के लिए तो जो उनकी समाधि पे आना, इसकी सिर्फ रिचुअल नहीं रह गया है। हाँ, बिकॉज आज के कॉन्टेक्स्ट में, G20 के कॉन्टेक्स्ट में जो हम बड़े बड़े थीम्स की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली बापूजी की बहुत सारी टीचिंग्स हमने पढ़ी हैं। लेकिन कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें जो बहुत उभर के सामने आती हैं, और उनका प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, विच मीन्स कोई भी चीज़ जो है, वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। आज की भाषा में हम कहते हैं डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही उसे सुलझाया जा सकता है। सही बात है। अहिंसा और शांति का जो मैसेज बापू ने दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, वो बहुत अहम है। और देखिए इस वक्त राजघाट से जो एम्बियंस नजर आ रहा है, उसमें वैष्णव जन तो तेने कहिए, बापू का प्रिय भजन वो हमें सुनाई दे रहा है। गौरव, मुझे ये लगता है कि ये जो तस्वीर इस वक्त हम TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, ये युगों युगों तक याद की जाएगी। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया राजघाट पर सिमट गई है। इस वक्त दुनिया के तमाम वैश्विक नेता कहां खड़े हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर खड़े हैं, उनके चारों ओर खड़े हैं। दुनिया के बड़े से बड़े नेता का आप जहन में नाम याद कर लीजिए, वो आज आपको कहां खड़ा मिल रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर। और समीर, जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे एक चीज और याद आ रही है। इस जमावड़े में वो नेता भी है जिसके देश ने दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया। इस जमावड़े में वो नेता भी है जिसके देश पर परमाणु बम गिरा, जिसने वो दंश झेला। और उसी जमावड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल, बल्कि उसके इस्तेमाल के धमकी को भी उस डिक्लेरेशन में शामिल करवाया कि यह अस्वीकार्य है। और फिर अगर हम महात्मा गांधी जैसे संत की समाधि पर खड़े हों जो दुनिया को शांति का संदेश देता है, तो इससे बड़ा मैसेज और क्या होगा, जहां वॉर के टाइम एक पीस का मैसेज इस तस्वीर से दिया जा रहा हो। एम्बेसडर गुप्ता, आप उस पर कुछ कहना चाहें? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि जो राष्ट्रपति, जो महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का संदेश है, वो तो उसकी वैलिडिटी तो सामने आई रही है कि जो देखिए आप यूक्रेन में लड़ाई 1 साल से ज़्यादा हो गई, अब तक क्या निर्णय निकला है? कुछ नहीं निर्णय निकला है। दोनों साइड जो चाहती थी, ना वो अचीव कुछ कर पाए, ना वो अचीव कुछ कर पाए हैं। बिल्कुल लड़ाई जारी है और इतना नुकसान जान माल का हो चुका है। बिल्कुल सही बात है योगेश जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उतनी ही महत्वपूर्ण हैं ये तस्वीरें जो आने वाले कई सालों तक, युगों युगों तक याद रखी जाएगी, जिसमें दुनिया के तमाम वैश्विक नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, उनकी सोच को, उनके दिए मोटोस को, उनके दिए मूल मंत्र को याद करते हुए उनके समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्हें याद किया गया। और आज के दौर में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश उतना ही प्रासंगिक नजर आता है जितना पहले था। और यह प्रूव होता है गौरव, जो साझा बयान जारी किया गया उससे भी। साझा बयान में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किस तरह से किया गया है? 4P फॉर्मूले के तहत। वो 4 P's क्या हैं? पहले P का मतलब है प्लैनेट, दूसरे P का मतलब है पीपल, तीसरे P का मतलब है पीस, शांति। शांति का पुजारी महात्मा गांधी से बड़ा कौन हो सकता है? और चौथे P का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल, यानी ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे दुनिया के तमाम देशों का फ्यूचर साझा है, एक साथ जुड़ा हुआ है, जो आज हम मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे तीसरे सेशन के जरिए। गौरव, उतना ही नहीं समीर, आप देखिए, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जी पीड़ पराई जाने ने।
15वीं शताब्दी में गुजरात के आध्यात्मिक कवियों में से एक नरसिंह मेहता ने जब ये लिखा तो बापू को ये बहुत पसंद आया और उसका मकसद भी, उसका मैसेज भी बहुत है। अगर उसकी दूसरी लाइन देखें, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे, दूसरे के दुख पर जब वो उपकार करे तो अपने मन में कोई अभिमान ना आने दे। जनरल चतुर्वेदी, ये कितना बड़ा मैसेज है कि हमें दूसरों की मदद करनी है लेकिन अपने फायदे के कॉस्ट पे नहीं, जो आजकल की पॉलिटिक्स में, जिस जियो पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं, जिस नेटो को हम और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना काल में हमने देखा जब भारत ने कैसे आगे बढ़कर मदद की बिना अभिमान लाए अपने अंदर। बहुत ही सुंदर वाक्य है और जो आपने कहा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। जब भी आप किसी को सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उस वक्त आपने ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं भीख दे रहा हूँ। वो अगर दिखाया, और काफ़ी लोग भारत में तो तमाम, आप हम सबके मालूम है कितने एग्जाम्पल्स हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर से लेकर जाने आपको दधीच से लेके कर्ण से लेके तमाम आपको समझ। और जब भी आप मदद किसी की करें उसको मालूम नहीं पड़े कि उसकी मदद हुई है और उसका काम भी हो जाए। वो एक ऐसा भाव है जो कि जब भी आप अभिमान आ गया तो फिर इसका सारा जो भी आपने मदद की है उसका महत्व खत्म हो जाता है। महत्व तभी रहेगा जब उसको मालूम पड़े। ये जो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बड़ी इस वक्त दिलचस्प सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक एक साथ टहलते हुए नजर आ रहे हैं राजघाट पर। मंत्रणा हो रही है, कुछ मुद्दों पर बातचीत हो रही है और हल्की फुल्की सी मुस्कुराहट बीच बीच में नजर आ रही है। एम्बेसडर मल्होत्रा, डिकोड करना चाहेंगे क्या इन तस्वीरों को? आगे आगे तीन नेता एक साथ, प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन और ऋषि सुनक, और पीछे दुनिया के तमाम वैश्विक नेता। अब थोड़ा मुश्किल है डिकोड करना क्योंकि प्रोटोकॉल में डेलिबरेटली किसी को इस तरह की प्रायोरिटी या प्रिविलेज नहीं दी जाती। क्यों सर, आप एग्री करेंगे? लेकिन ऐसा है कि कुछ चीजें जो है स्वाभाविक नेचुरल तरीके से अपने आप हो जाती हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति बाइडेन सबसे पावरफुल, सबसे बड़े मुल्क के नेता है और उम्र में भी ज़्यादा है और बहुत शक्तिशाली है, मुल्क के नेता है। और ऋषि सुनक जो है उनके बहुत क्लोज है प्रधानमंत्री, तो ये भी मतलब साफ ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें एज के हिसाब से भी जो बाइडेन सबसे सीनियर है और अगर विश्व में अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से भी है। ऋषि सुनक भारत से जुड़े हुए हैं और वो दोनों, इसलिए आत्मीयता ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल आत्मीयता ज्यादा है। कल भी आपने देखा होगा, ये नेचुरल है। एज के हिसाब से तो उन्हें सबसे पीछे रह जाना चाहिए जो बाइडेन लेकिन जैसे भारत की सभ्यता है कि हम उनको आदर देते हैं, हमेशा बड़ों को आगे लाते हैं। दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। एवं श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने उम्र का तो मैं यहाँ तकाजा है, उम्र को आप उम्र से अच्छा शब्द कर देते हैं, लेकिन ऋषि सुनक के साथ वो केमिस्ट्री वाली बात आती है। अब केमिस्ट्री वाली बात को मैं एक और अंदाज से कहना चाहूंगा। अगर लीडर्स के बीच में केमिस्ट्री नहीं है तो अगर आप इंजन की बात करें, ग्रोथ इंजन की, किसी भी इंजन की, तो लुब्रिकेशन नहीं है, और लुब्रिकेशन नहीं है तो कितना भी पावरफुल इंजन होगा सीज कर जाएगा। इसका मतलब केमिस्ट्री का होना जरूरी है, बट इज नॉट सफिशिएंट। इट्स ए नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंसी आएगी जब नेशनल इंटरेस्ट अलाइन करेगा, वो बात मैं मानता हूं। बट अगर सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट अलाइन करता है और लुब्रिकेशन बिल्कुल नहीं है तो अपने आप में एक मारपीट चलती रहेगी। ऋषि सुनक के साथ वो भारतीय संस्कृति से जुड़ाव वाला फैक्टर भी आ जाता है ना। जब लैंड किया ऋषि सुनक के प्लेन ने, ऋषि सुनक आए, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कहा जय श्री राम, ऋषि सुनक ने कहा जय सिया राम, तो ऐसे तो स्वागत हुआ। और यहाँ पे कहना चाहता हूँ एज ए फॉरेन पॉलिसी रिप्रेजेंटेटिव कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो यहाँ नहीं आए हैं वो इसी वजह से नहीं आए हैं क्योंकि वो जो है ये उनको बर्दाश्त होना मुश्किल था कि वो पीछे रह जाए, क्योंकि वो तो हर चीज में अमेरिका के आजकल बराबरी करना चाहते हैं। और उनको मालूम है कि ना तो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ना प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, तो इसलिए उनको ये लगा कि उनको बराबरी नहीं मिलेगी। मतलब सर वही वाली बात है, आप जो कह रहे हैं सबका लब्बो-लुआब यही आता है कि जिनपिंग को पता था कि वो भारत आते तो उनको कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंस या कहें वो अपने को अलग थलग पड़ता हुआ देखते और वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा उनकी इमेज के लिए, जो वर्ल्ड में वो अपनी इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, और इसलिए शायद ये। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं,
तस्वीरों में हम देख रहे हैं दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव तो साथ हैं ही, लेकिन आज बात लोकतंत्र के अलावा जो दुनिया इस वॉर के टाइम में जिस ताकत से देशों को तौलती है, उसमें भी हम देख रहे हैं दुनिया के जो सबसे ताकतवर मुल्क हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, वो कैसे यहां पर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और शायद यही भारत की आज वो इमेज है, वो ताकत है जो भारत दुनिया को दिखा रहा है। देखिए, बिल्कुल एक बात कही जाती है, हालांकि ये इसके संदर्भ में नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ज़रूरत ही जो आविष्कार की जननी होती है, और ये ज़रूरत पूरी दुनिया भर के देशों को महसूस हो रही कि भारत की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। ये मजबूरी इसलिए भी है कि ना सिर्फ अब वैश्विक तौर पर भारत एक ऐसा न्यूट्रल देश है जो हर किसी के हित की बात करता है। आपने G20 की बात की, भारत ने ना सिर्फ रशिया का हित को साधा, उसको बैलेंस रखा, यूक्रेन को किया, बल्कि उन विकासशील देशों के हितों की बात की। आप देखिए कि कल जब क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही थी, तब ये स्पेसिफिक तौर पर कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन कंट्री सेंट्रिक, यानी कि हर देश के अपने कुछ क्लाइमेट रिफॉर्म्स हैं जो उनको कंट्री सेंट्रिक करने हैं। आप FATF की बात कर ले, तब भी उनको रिफॉर्म्स को कंट्री सेंट्रिक करके बताया गया। तो ये अपने आप में देखिए कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ जो विकसित देश हैं बल्कि विकासशील देशों को भी अपने साथ लेकर चलना, उनकी मजबूरी, उनकी दिक्कतों को भी साथ लेकर उनको सॉल्व करना, यही भारत की एक सबसे बड़ी डिप्लोमेसी की जीत है, जो भारत ने G20 के मंच से दुनिया भर को संदेश दिया कि देखिए, इसको एक सेंट्रिक मत होने दीजिए, इसे एक ब्लॉक सेंट्रिक मत होने दीजिए, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होगा। और आज यही बात है, आज जो आखिरी सेशन है उसका मूल मंत्र भी यही है कि जब आप साथ लेकर चाहते हैं तो वन फ्यूचर, यानी एक फ्यूचर हम सबका कैसे रहेगा, कैसे उस नीतियों को साथ कर हम एक लेवल तक पहुंच पाएंगे, एक टास्क तक पहुंच पाएंगे, यही इस पूरी समिट का मूल मंत्र भी है। बिल्कुल सही बात है। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी इस बात का जिक्र है कि युद्ध और तमाम तरह के विवादों से दुनिया पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। जल्दी से शिवांग माथुर का हम रुख कर लेते हैं। शिवांग हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, हमने देखा तमाम वैश्विक नेताओं की इस वक्त राजघाट पर मौजूदगी, इसके आगे क्या? देखिए, ये तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप देख सकते हैं, इसके अलावा चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग आपको नजर आ रहे हैं, सर्गेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री को आप देख सकते हैं, ब्रिटिश PM ऋषि सुनक, कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो और तमाम दुनिया भर के बड़े नेता राजघाट किस तरह से पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और सबने एक साथ खड़े होकर बापू को नमन किया। शिवांग, आगे का कार्यक्रम क्या है, अगर उसकी आप डिटेल हमारे दर्शकों को दे पाएं। देखिए, बिल्कुल तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजघाट पे इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पे राष्ट्रीय अध्यक्षों को राजघाट के बारे में बता रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं और उनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में उनको अवगत करा रहे हैं। और ऑप्टिक्स के लिहाज से भी अगर समीर और शिवांग, आप राजघाट की तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीरें। अक्षरधाम मंदिर आज सुबह सुबह जब ब्रिटिश PM ऋषि सुनक वहां पर पहुंचे, वहां पर जो साधु संत थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए अपनी पत्नी के साथ। और ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राजघाट पर अभी मौजूद हैं ऋषि सुनक, लेकिन आज सुबह सुबह वो दिल्ली के मशहूर अक्षरधाम मंदिर में पहुंचे थे और भगवान स्वामी नारायण का उन्होंने किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की, किस तरह से वो दंडवत होते हुए नजर आए, वो तस्वीरें। समीर, ये अगर ना बताया जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं तो इस कपल को देखकर कोई कह सकता है कि ये ब्रिटिश PM होंगे? आपको इन तस्वीरों को देख के लग रहा है, चाहे वो हो चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, जिस तरह के पोशाक में वो पहुंची हैं और जिस तरह से वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये एवं श्रीवास्तव, ये लगेगा आपको कि कहीं से सैल्यूट करना चाहूंगा जिस तरीके से ये अपनी आइडेंटिटी को, एक तो आइडेंटिटी होती है, उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा शोकेस कर रहे हैं और हैं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इनकी पॉलिटिक्स ऐसी है जो दिखा रही है कि आपका धर्म और आपकी राजनीति दोनों अलग तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। अम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपके पास आता हूं, शिवांग के पास जाना है। शिवांग, बताइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है राजघाट में? अब आगे वहां पर हम कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते देख पा रहे हैं? अच्छा, शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, देखिए, कार्यक्रम समीर जो है वो अब अपने मंदिर में मौजूद थे। शिवांग, अक्षरधाम मंदिर पे आप थे जब वहां पर पहुंचे थे ऋषि सुनक, और अभी तस्वीरें आ रही हैं आरती उतारते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, साधु संतों के साथ फोटो खिंचाते हुए, तिलक लगाए हुए ऋषि सुनक की, ये कितनी अहम है, बताइए।
देखिए बहुत अहम है, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर में जिस तरीके से ऋषि सुनक ने अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना की है, वहाँ के डायरेक्टर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस किस आस्था के साथ उन्होंने वहाँ पे आरती की, किस तरीके से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और जिस तरीके से वहाँ के पुजारियों से एक एक चीज़ वो समझ रहे थे, जिस तरीके से वो खुद आरती वहाँ पे गा रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे, वो अपने आप में कहीं ना कहीं न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पे बड़ा संदेश देता है। और इसके बाद खास तौर पे जब वो राजघाट पहुंचे हैं तो वहाँ भी वो प्रधानमंत्री के बेहद करीब खड़े हैं और हर चीज़ को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी गए थे तो वो हग आपने देखा होगा कि किस गर्माहट के साथ दोनों एक दूसरे से गले मिले थे। कल भी जब रात्रि भोज था, जब ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो वहां पे एक बहुत ही कमाल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखने को मिली। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शिवांग, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के अंदर से हमारे पास आई हैं, जो टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषि सुनक पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं ऋषि सुनक के मंदिर दर्शन को लेकर, सुनिए। देखिए उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर और जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। तो देखिए अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर को हम सुन रहे थे और यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान जो हैं वो भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे उनकी बातों को सुनकर। और ये कितना अद्भुत है अपने आप में, ये हम इस बात का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। जितनी अद्भुत ये तस्वीरें हैं उतना ही अद्भुत ये बयान भी था कि जब पूजा अर्चना करने के लिए ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऋषि सुनक अंदर ही थे, पूजा अर्चना चल रही थी, आरती चल रही थी, वो बाकायदा वहां पर मत्था टेकते हुए अपनी पत्नी के साथ नजर आए। और उनका जो स्टाफ था वो थोड़ा चिंतित भी हो रहा था कि भाई साहब का जो वक्त है वो काफी यहां पर मंदिर में उन्होंने दे दिया है, तो अब उनको चलना चाहिए। लेकिन ऋषि सुनक पूरी तरह से मंदिर में पूजा अर्चना काफी देर तक करते रहे। उस बारे में जो अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर हैं वो बता रहे थे। दो तस्वीरें बहुत ये गौरव खास हैं। बिल्कुल, एक मुझे लगता है तरफ ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में और दूसरी तरफ राजघाट पर बाबू के समाधि। फिर भी मैं अक्षरधाम के डायरेक्टर की बाइट पर आना चाहूंगा, जो उन्होंने बयान दिया है। मुझे लगता है ऋषि सुनक के वो समर्थक जो उनके हिंदू होने पर बहुत गर्व करते हैं या उनके सनातनी होने पर बहुत गर्व करते हैं, वो उस बाइट को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर करने वाले हैं आज, क्योंकि उन्होंने जो बताया उससे लगता है कि ऋषि सुनक बहुत ज्यादा दिलचस्पी रख रहे थे अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए। और लोग हैं जी, ये क्या पावरफुल मैसेज जाता है जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं सारी दुनिया में, बिल्कुल, कि ये देखिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है किस तरह से जो है मतलब कितना रिलीजियस है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, मतलब मतलब अपनी आइडेंटिटी को। और सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं, भारतीय संस्कृति से अगर हम इसको जोड़कर देखें तो सबके लिए ये थोड़ा गर्व की अनुभूति देने वाला लम्हा है कि भाई भारतीय संस्कृति से इस कदर जुड़ाव ब्रिटिश पीएम का, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं और उस पर उन्हें फक्र भी है। दूसरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक मेजॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कंट्री में रहने के बावजूद उन्होंने, और मुझे लगता है बहुत जेन्युइन है, बहुत कुछ लोग दिखावा, क्योंकि ऋषि सुनक को मालूम होगा सर कि ये तस्वीरें आने वाली हैं, आने वाली जाएंगी ब्रिटेन में भी लोग देखेंगे। ये जेन्युइन बात है, उनका मतलब ऐसा नहीं है कि ये दिखावा कर रहे हैं। और वो जब अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंपेन कर रहे थे उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं। जब उन्होंने ऑफिस में ग्रहण अपना ज्वाइन किया तो उन्होंने हिंदू रिचुअल्स के साथ किया, गीता पे उन्होंने हाथ रख के कसम खाई। तो ये सब चीज़ें हैं कि उनका कहने जो मैसेज ये है कि आपकी रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, इन सब का कोई आपस में जोड़ के नहीं देखना चाहिए। रिलीजन इज अबव एवरीथिंग एंड दैट्स पर्सनल टू यू। आपका अपना है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करिए, दुरुपयोग तो बिल्कुल ही नहीं करिए किसी भी काम के लिए।
तो ये एक मैसेज है अगर निकाला जाए इसमें से। अब चूंकि वो भारत आए हुए हैं तो ऐसे मौके पे वो जरूर ऐसी जगह जाना चाहेंगे, बिल्कुल, जहाँ पे जिससे उनकी भारत से उनका नाता भी रहा है। तो बहुत और एक बहुत अच्छा संदेश पूरे विश्व को दिया है कि आधुनिकता और परंपराओं का एक किस तरह से पालन कर सकते हैं, किस तरह से सामंजस्य कर सकते हैं। सही बात है। और पूरे विश्व को एक संदेश देके गए। और धर्म की जब हम बात करते हैं तो धर्म के मायने तो बहुत बड़े हैं ना। तो ब्रिटिश पीएम के लिए एक वो हिंदू धर्म से आते हैं तो उसको वो फॉलो करते हैं, उस पर उन्हें गर्व, और दूसरी तरफ उन्हें अपने धर्म का पालन भी करना है। योर रिलीजन इज वॉट यू डू व्हेन योर प्रेयर इज ओवर, ये कहा जाता है। तो एक तरफ वो धर्म, एक तरफ ये उनका पंथ, एक तरफ हिंदू धर्म, और दूसरी तरफ अपने धर्म का पालन, अपना राजधर्म। लेकिन आप देखिए इसकी, मैं देख रहा हूँ इसकी थोड़ी बढ़ रही है। विवेक रामास्वामी जो हैं वहाँ वो भी गर्व से कह रहे हैं मैं हिंदू। हाँ, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बन सकते हैं। हाँ। और उसमें नंबर 2 पर आ रहे हैं, ट्रम्प के बाद उन्हीं का नंबर आ रहा है रिपब्लिकन में। और वो भी कह रहे हैं एक हमारे यहाँ डिफिडेंस रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी में कि आप इस बात को कहना पड़ा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाँ। मगर ये जहाँ जो मैसेज मैं देखता हूँ, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो नेशनल पॉलिटिक्स है, एंड योर ओन रिलीजन, दीज टू आर नॉट टू बी आइडेंटिफाइड टुगेदर। अगर ये आता, ये रियल सेक्युलरिज्म है। मतलब आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसे बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। ऋषि सुनक उसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। जॉन चतुर्वेदी, ये शक्ति हमारे भारतीयों ने इन लोगों को दी है, जिन्होंने हर जगह जाके अपना नाम रोशन किया है। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं टॉप पर है। इसका अगर पॉलिटिकल एंगल निकालूं तो क्या इसका ऋषि सुनक के अपने पॉलिटिकल करियर में ब्रिटेन में रहने वाले एनआरआईज जो इंडियन, जो वहां की पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत रखते हैं, उन पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, वो भी कनेक्ट करेंगे इसको? बिल्कुल पड़ेगा, और ये संदेश शायद उनके लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये मैसेज उनके लिए भी हो सकता है। ये मैसेज बहुत है इसमें। ऊपर जो तस्वीर चल रही है उसमें भी एक बड़ा मैसेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, राजघाट से जो इस वक्त आ रही है, जहां पर वो ट्रेवोका आप देख रहे हैं, जहां पर इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील के तीनों स्टेट हेड्स वहां पर खड़े हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी अब यहां से ब्राजील को जाएगी। और ब्राजील किस प्रेशर में है वो हम सब बात कर ही रहे हैं। लेकिन इस बीच सुमित के पास जाना चाहिए। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, राजघाट के बाद अब फिर मंडपम, और मंडपम में आज है वन फ्यूचर का मंत्र, वन फ्यूचर की थीम। ये कितनी अहम है? और क्योंकि यही वो सेंटेंस था जिस पर चीन को आपत्ति थी। वो अपने साथ संस्कृत के एक्सपर्ट्स लाकर ये बताना चाह रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम में वन अर्थ वन फैमिली तो है, लेकिन वन फ्यूचर नहीं है। तो अब वो वन फ्यूचर आज शुरू होने जा रहा है। बताइए हमको कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्या होने वाला है इसमें? देखिए बिल्कुल, क्योंकि चीन अपना ही फ्यूचर देखता है। किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी समिट में देख लीजिए, चीन अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है। कभी किसी को साथ लेकर नहीं चलना, हमेशा अपने इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर अपना डोमिनेंस रखना, यही चीन की स्ट्रैटेजीज, और इसी चीज़ पर चीन काम करता है। लेकिन अभी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि राजघाट के बाद अगला फोकस दोबारा से भारत मंडपम ही होगा। मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि देखिए तैयारियाँ भी उसको लेकर शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि अभी तक यहाँ पर इतनी बारिश थी थोड़ी, तो अभी इतनी चहलकदमी नहीं थी, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर आपको जो कहना जो पेरिफेरी थी उसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया है। अब उस इलाकों को जहां पर सभी डेलीगेट्स की जो कार पार्क होती है उसको, उसमें कार पार्क होनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे जो है, जो उनके डेलीगेट्स हैं, यानी डेलीगेट्स के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं वो भी यहां पर आने शुरू हो गए हैं ताकि टेक ओवर किया जाए। 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है, 10-15 के करीब जो है डेलीगेट्स यहाँ पहुंच जाएंगे। टी प्लांटेशन का एक काम होगा। उसके बाद 10:30 बजे से 12:30 बजे तक तीसरा सेशन जो है, जो महत्वपूर्ण है, वन फ्यूचर, वो शुरू होगा। और उसके बाद बायलैटरल्स होंगी भारत की फ्रांस के साथ, जिसकी शुरुआत होगी, और उसके बाद कई और बायलैटरल्स हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आज शाम तक फिर एपिसेंटर दोबारा से यही होगा इस पूरी G20 समिट का। और ये भी देखना जरूरी होगा कि भारत, आपने चीन की बात की, आज जो बायलैटरल्स हैं, चीजों को दरकिनार करते उनमें आज जो बायलैटरल्स हैं उनमें मुझे ये बताइए, आप क्योंकि डिफेंस के मास्टर हैं, डिफेंस को की बारीकियों को समझते हैं, क्या कोई ऐसी बायलैटरल आज है जिसमें डिफेंस समझौतों पर या भारत के उस देश के साथ जिस पर आपकी नजर हो कि डिफेंस में बहुत बड़ा कुछ एक समझौता या कोई बात हो सकती है?
देखिए महत्वपूर्ण तो ये होगा क्योंकि मैंने कहा कि पहली बायलैटरल ही फ्रांस के साथ है। आपको याद होगा कि इंडियन नेवी को भी अपने लिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक विमान चाहिए जो नेवल वर्जन का हो, जिसको लेकर रफाल की बात कही जाती है, लेकिन नेवल वर्जन की बात की जाती है, लेकिन अभी इसको लेकर औपचारिकता बात नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं क्योंकि फ्रांस भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका के साथ साथ, यूके के साथ साथ, तो उसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की जा सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि इकोनॉमिक फ्रंट पर किस तरीके से साझा रूप से इन सभी देशों के साथ काम किया जाए। 9 बायलैटरल्स हैं लगभग। आज मैं आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 9 बायलैटरल्स होंगे जिसमें ना सिर्फ फ्रांस बल्कि आप देख लीजिए कनाडा के साथ, तुर्की के साथ, यूएई के साथ, कोरिया, साउथ कोरिया के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर साउथ कोरिया का भी कोई जवाब नहीं, तो ऐसे में साउथ कोरिया को साथ लेकर चलना, किस तरीके से भारत आगे चल सकता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। ब्राजील, नाइजीरिया, ये सभी कंट्रीज के साथ बायलैटरल होगी। और महत्वपूर्ण ये होगा कि भारत के रोल को ये सभी देश जब एक्सेप्ट ये भारत के रोल को किस तरीके से सभी देश एक्सेप्ट कर रहे हैं और कैसे भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन होगा। जी और सुमित, जब हम बायलैटरल्स की बात कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनके साथ भी आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि अब आज का दिन इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी ऐसी जो बायलैटरल मीटिंग्स होनी है वो बहुत कुछ, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन कुमार भी जुड़ गए हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, अभी बात हो रही थी फ्रांस की, फ्रांस के अलावा भी हमारे बहुत सारे बायलैटरल्स हैं आज जिन पर फोकस रहेगा, जिनके बारे में बात होगी। किस बायलैटरल से आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा उम्मीद हमें रखनी चाहिए और किस पे ज़्यादा फोकस होगा? मुझे लगता है फ्रांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ हमारा सिक्योरिटी पार्टनरशिप है और मैं जानते हैं कि रफेल से लेके सारे इश्यूज़ हैं। इंडो पैसिफिक में फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, तो फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्की का प्रेसिडेंट कभी पहले नहीं आया था, अभी जब से मोदी जी की सरकार है तब से, तो टर्की का विजिट होना एक बहुत बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि टर्की बहुत इंपॉर्टेंट पावर है वहाँ पे, जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। वहाँ से हम ड्रोन भी कुछ दिन पहले मंगाए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया से हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप रहा है। हम वहाँ से टेक्नोलॉजी से लेके बहुत सारी चीज़ जहाँ इंपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर राजन कुमार, कनाडा की बायलैटरल में क्या होने वाला है? कनाडा की बायलैटरल में डेफिनेटली ये खालिस्तान की बात होगी कि आप उस पर किस ढंग से कंट्रोल करने वाले हैं। 2 देशों में खालिस्तान की बात इंपॉर्टेंट है, एक यूके और दूसरा कनाडा। तो वहाँ पे निश्चित रूप से ये बताया जाएगा कि उस पर कंट्रोल कीजिए अगर आप हमारे संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। अदरवाइज हमारा कनाडा के साथ कोई भी इशू नहीं है इसको छोड़ के। ठीक है, लेकिन यही इशू इतना बड़ा है जिस पर रिजॉल्व होना बहुत जरूरी, जिसका रिजॉल्व होना। लेकिन देखिए आज सुबह से दिल्ली में जबरदस्त हलचल है। पहली तस्वीर जब सभी नेता राजघाट पहुंचे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने उनका वहां पर स्वागत किया, बापू को नेताओं ने बापू के मंत्र को जाना वहां पर। इस दौरान G20 के नेताओं ने उनके समाधि स्थल के चारों ओर खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी। तो वही दूसरी तस्वीर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की है, जब वो सुबह सुबह अपनी पत्नी अक्षता सुनक के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। सिर्फ ये 2 तस्वीरें ही नहीं, आज सुबह से बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। देखिए आइए हम आपको ये 10 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। इन 10 तस्वीरों में आप अलग अलग नेताओं को राजघाट पहुंचते हुए देख सकते हैं, किस तरह से वो राजघाट पहुंचे और राजघाट पहुंचने के बाद कैसे उन्होंने राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देखिए स्वागत हुआ सबका और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे आज सुबह राजघाट। और 3 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपनी बातों से बल्कि कैसे अपनी अपीयरेंस से दुनिया को मैसेज देते हैं, आप इनसे समझिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मौकों पर इन नेताओं का स्वागत किया तो उन तीनों मौकों पर वो बैकड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे वो कोणार्क का ये सूर्य मंदिर जहां लगा ये चक्र हो, दूसरी तरफ नालंदा का विश्वविद्यालय हो और तीसरी तरफ आज राजघाट की तस्वीरें जहां पर साबरमती आश्रम की ये गांधी कुटीर, जहां से न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की बल्कि भारत के विश्व गुरु होने की और बापू के शांति के संदेश का यहां पर प्रधानमंत्री मैसेज देते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन कैसे जो बाइडेन का अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनका कैसे कैसे स्वागत किया, कोणार्क चक्र के बारे में उन्होंने बताया, उसके सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचाई, उसके बारे में उन्होंने उनसे बात भी की। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया, उसकी तस्वीर के सामने जब वो खड़े हुए तो दरअसल भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास के बारे में भी एक मैसेज और एक संदेश देने की कोशिश की गई है इस G20 समिट के द्वारा कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए
गांधी कुटीर के सामने खड़े हुए। आज सुबह जब राजघाट पहुंचे तब भी तमाम राष्ट्र अध्यक्षों से बहुत विस्तार से चर्चा करते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 3 तस्वीरें जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देखिए, भारत की तैयारी बेमिसाल रही है, भारत की मेजबानी अद्भुत रही है। दुनिया के सामने गौरवशाली भारतीय विरासत की पेशकश यहां पर इस G20 समिट में देखने को मिली है। अद्वितीय रही है ये G20 के मेगा इवेंट की कामयाबी में पहले से कोई शक नहीं था और ऐसा ही हुआ है। लेकिन G20 में कैसे चीन पर 5 यहां पर चोट हुई है, ये आप समझिए दिल्ली से। पहला, G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, इससे अफ्रीकी देशों पर चीन की पकड़ कमजोर होगी, ये बड़ी चोट। दूसरी चोट, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, चीन के वन बेल्ट वन रोड जो उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको करारा जवाब यहां पर दिया गया है। तीसरा, नया बैंकिंग सिस्टम, चीनी कर्ज नीति से गरीब देशों का बचाव होगा, खासकर वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो मुल्क हैं। चौथा, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन दरकिनार किया गया है और भारत का स्टैंड कबूल किया गया है कि यह युग युद्ध का नहीं है। पांचवा, ऐतिहासिक G20, 112 मुद्दों पर आज तक किसी G20 समिट में सहमति नहीं बनी और जो लास्ट हुई थी बाली, उसमें करीब 60 से 70 के बीच ऐसे मुद्दे थे, करीब 67 मुद्दे जिन पर यह सहमति बनी थी। बड़ी खबर, G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। भारत मंडपम में 10:30 बजे से बैठक आज शुरू होनी है, दूसरे दिन की। तीसरा सेशन है आज वन फ्यूचर, जिसकी थीम है, उस पर बात आज होगी। 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की आज द्विपक्षीय वार्ताएं भी हैं जो आज होनी है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर भी बता देते हैं, G20 समिट से जुड़ी हुई। G20 में भारत के दबदबे से बिफरा है चीन। जी हां, चीनी हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। G20 मंच का अपने हित में इस्तेमाल करने का आरोप भी चीन ने लगाया है। चीनी थिंक टैंक ने भारत पर लगाया है अनर्गल आरोप, कहा है कि इस मंच का इस्तेमाल भारत अपने फायदे के लिए कर रहा है। चीन का आरोप यह है कि चीनी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आरोप लगाए गए हैं एक चीनी थिंक टैंक की तरफ से। G20 के मंच पर जिस तरह से अर्ली ब्रेक थ्रू मिला, जिस तरह से दिल्ली डिक्लेरेशन को स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति से, और जिस तरह से भारत के तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी लगातार बात हो रही है, इन सब के बाद चीनी थिंक टैंक की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया जिसमें कहा गया कि इस मंच का इस्तेमाल भारत अपने फायदे के लिए कर रहा है। और आइए ये भी देखते हैं कि चीनी रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक ने और क्या कुछ कहा है। आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल बड़ा आरोप लगाया गया है G20 की कामयाबी पर। ऐसा लग रहा है कि चीन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसके बाद इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। भारत G20 के मंच का इस्तेमाल अपने हित साधने में कर रहा है, ये कहना है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस का दावा है। ये वो थिंक टैंक है जो चीनी सेना से जुड़ा हुआ है, जिसकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कर भारत चीन के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी G20 के मंच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है और चीनी हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये आरोप भारत निजी मसलों को वैश्विक मंच पर रख रहा है, निजी मुद्दों को वैश्विक मंच पर रख रहा है। भारत मेजबान देश की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, ये आरोप लगाए गए चीनी थिंक टैंक की तरफ से। यानी चीन की तरफ से लगातार ऐसा लग रहा है कि चीन बिफरा हुआ है। जिस तरह की सफलता इस वक्त दिखाई दे रही है कि G20 समिट 1 साल तक तमाम बैठकों के दौर के बाद आखिरकार जो दिल्ली में इस वक्त बैठक हो रही है वो भी सफल दिखाई दे रही है पूरी तरह से। और ऐसे में चीन की तरफ से ये गंभीर बात, भारत भविष्य के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, ये भी चीन की तरफ से कहा गया है। चीन के थिंक टैंक की तरफ से कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है वो थिंक टैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि चीन में इस वक्त किस नजर से देखा जा रहा है G20 के इस समिट को। चीनी खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ ये थिंक टैंक, क्यों ये अहमियत रखता है थिंक टैंक, इसलिए आपको बता रहे हैं। शी जिनपिंग ने पहले ही बैठक से किनारा कर लिया था और उसके बाद क्योंकि चीन लगातार दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा था, चीन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ली क़ियांग कर रहे हैं। शी जिनपिंग नहीं आए दिल्ली और उसके बाद जिनपिंग के भारत न आने की अब तक कोई वजह भी नहीं बताई गई। खुद नहीं पहुंचे, वजह भी नहीं बताई, चीन की तरफ से किनारा करने की कोशिश की गई और अब इस तरह के आरोप उस थिंक टैंक की तरफ से जो चीन की सेना के साथ जुड़ा हुआ है। चीन ने सम्मेलन का महत्व कम करने की कोशिश भी की, यानी चीन की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि इस मुद्दे पर वो एक तरह से सैबोटाज करे, इस पूरे मुद्दे
मुद्दे को शी जिनपिंग खुद नहीं पहुंचे और शी जिनपिंग की तरफ से प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो अब जबकि वो समिट चल रहा है तब भी इस तरह के बयान देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। चतुर्वेदी सर, अगर इस पर बात करें कि शी जिनपिंग नहीं आए, वो लग रहा था कि वो शायद इस मंच पर नहीं आएंगे, लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन जिस तरह से वक्त से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया, उसमें कई मुद्दे थे जिस पर लग रहा था कि शायद उस पर सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन भारत उसमें भी सफल रहा है और अभी तक जिस तरह से चल रहा है ऐसा लगता है कि काफ़ी बिफरा हुआ है चीन। तो मेरा बिल्कुल सही कह रही हैं, चीन बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ऑल दीज कि चीन को कभी अच्छा नहीं लगेगा। भारत की एक इतनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत विश्व में एक बहुत इमर्जिंग पावर बन रहा है, हर देश भारत के साथ है और ट्रस्ट जो सबसे बड़ी विश्वसनीयता, भारत की विश्वसनीयता बहुत ऊपर है और विश्वसनीयता एक ऐसी चीज़ है जिसमें चीन बहुत पिछड़ गया है। ये सब चीज़ें और जो कह रहे हैं कि भविष्य कैसे सबका भारत अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें एनी कंट्री जहाँ पे ये सब चीज़ें मेजबानी होती है इस तरह की, तो वो लोग करते हैं। भारत एक आज सक्षम देश है, संपन्न देश है, भारत एक सशक्त देश है। ये एक्सपेक्टेड था कि चीन ऐसा कर सकता है। योगेश, चीन की तरफ से एक्सपेक्टेड था, लेकिन जब वो थिंक टैंक ये कहता है कि भारत आने वाले भविष्य के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, ये कितना चिंताजनक है? देखिए, चीन की सोच जो है वो हम लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है। उनकी सोच में तो वो भारत को अपने बराबरी का दर्जा उन्होंने कभी दिया ही नहीं। वो हमेशा सोचते हैं कि वो कहाँ है और हम यहाँ हैं। वो समझते हैं कि चीन की इकोनॉमी 5 टाइम्स बिगर है। वो सोचते हैं भारत जो है उनसे टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री उसमें, इकोनॉमी में बहुत नीचे है। तो अब उनको ये अच्छा नहीं लगता कि अमेरिका जो सबसे बड़ा शक्तिशाली मुल्क है वो भारत को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। क्यों जो है अमेरिकन कंपनियां जो हैं चीन को छोड़ के, जैसे एप्पल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, भारत इसी हजम नहीं हो रहा है। हाँ, वो हजम नहीं हो रहा है कि ये भारत का प्रोफाइल जो है, भारत की ग्रोथ, भारत का प्रोफाइल, भारत की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है। इसी प्रोफाइल को भारत ने कैसे और एलिवेट किया है, ये अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है भारत इस G20 समिट से। अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता से भारत की छवि मजबूत हुई है। चीन के चंगुल से निकलेंगे कई गरीब देश। अफ्रीका में भारत के लिए समर्थन बढ़ेगा। तो जिस प्रोफाइल की बात कर रहे थे अभी एम्बेसडर गुप्ता, वो प्रोफाइल, वो कद, वो भारत की इमेज दुनिया में इस कदम के बाद कैसे और मजबूत हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जनरल चतुर्वेदी, आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? ग्लोबल साउथ बहुत हम सुन रहे हैं। ग्लोबल साउथ यानी इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये जो और अफ्रीका, ये 4 देश मिलकर जो गरीब और विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं, ये कितना बड़ा कदम है? बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी दिनों से एक बल्कि गारंटी दी थी कि मैं इनको G20 में लाऊंगा और बहुत प्रयत्नशील थे कि अफ्रीकन यूनियन हर हाल में G20 के साथ आए और ये सपना इस G20 में पूरा हुआ। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि चीन के चंगुल से निकलेंगे? चीन के चंगुल से इसलिए निकलेंगे क्योंकि चीन आज, जैसा कि उसका स्वभाव है, जिसको भी पैसा देता है, जिसको भी कर्ज देता है, उसको अपने तले कर लेता है। जैसे पुराने ज़माने में अगर मैं उसकी एक तुलना करूं तो जो जमींदार लेते थे उसकी सबसे पहले ज़मीन लिखा देते तो उसको पैसा देते थे, अल्टीमेटली वो ज़मीन जमींदार की हो जाती थी। इस तरह का वो स्वभाव चीन का हमेशा रहा है। वो चाहता है, हनुमान टोटा जो श्रीलंका में किया है, पाकिस्तान की हालत आज यही है। पाकिस्तान में क्यों इतना विरोध हो रहा है उनका, इनफैक्ट जाम्बिया बिल्कुल, वेनेजुएला, बिल्कुल बारे में कहा जाता है सबको गरीब बना देते हैं और कर्ज में करके फिर उसके गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अफ्रीका वो डेवलपिंग नेशंस का जगह होगी जहां पर हर कोई मौजूद रहना चाहेगा। वहां भारत पहुंचता है या भारत का कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटिंग मिलता है, वो चाइना के लिए कभी भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेरा, अफ्रीका में बहुत रिसोर्सेज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली से वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। जो बाइडेन दिल्ली से रवाना हो चुके हैं वियतनाम जाने के लिए, G20 में हिस्सा लेकर लौट चुके हैं जो बाइडेन। लेकिन आज अब इसके बाद तीसरा सेशन शुरू होने वाला है, लौट रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वापस लौट रहे हैं, वियतनाम जाएंगे। यहाँ से जो बाइडेन यानी दिल्ली से अब वियतनाम के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बाइडेन के वापस जाने की तस्वीरें। उनका विमान तैयार उड़ान भरने के लिए दिल्ली से, लेकिन एक सफल समिट में हिस्सा लेने के बाद जो बाइडेन की रवानगी हो रही है। बिल्कुल, तो जो बाइडेन भारत में G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद वियतनाम जा रहे हैं
और वियतनाम जाकर भी चीन के लिए एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये एयरफोर्स 1 जो आप देख रहे हैं बिल्कुल तैयार खड़ा है, जिससे अब वियतनाम निकलेंगे और वियतनाम से भी चीन का विस्तारवादी रवैया जो उनके संबंधों में खटास डालता है, उनके संबंधों को खराब करता है, वो वहां अड़े आता है। वो भी यहां पर चीन के लिए एक बड़ा मैसेज जो बाइडेन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वियतनाम भी जो बाइडेन की ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो G20 में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में चीन के खिलाफ जो तमाम तरह की बातें इशारों में कही गई हैं उसको कैरी करेंगे वो यहां से और वियतनाम जाएंगे। और वियतनाम जाने के लिए तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, उनका विमान यहां पर लग चुका है। या तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली जब पहुंचे उसके बाद किस तरह से उनका स्वागत किया गया, कैसे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करने के बाद यहाँ से अब रवानगी की तैयारी। तो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे जब पहुंचे थे जो बाइडेन भारत, तो उनका कैसे स्वागत किया गया था और कैसे अलग अलग मौक़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक जो पर्सनल कनेक्ट है वो दिखाई दिया साफ तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से वो बात करते हुए, जिस तरह से बहुत ही कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज के साथ दोनों ही जो नेता हैं वो दिखाई दिए, वो अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए। हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं। सुमित, यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है एयरफोर्स 1 इस वक्त, जो बाइडेन भारत से रवाना होंगे और वियतनाम का रुख करेंगे। और जैसा कि गौरव अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि वियतनाम भी जब वो जाएंगे, भारत भी जब वो आए, G20 में भी एक ओवरऑल शैडो है जरूर चीन के साथ जो अमेरिका के संबंध है और चीन की जो मौजूदगी है उसको किस तरह से चुनौती दी जानी है वो कैरी फॉरवर्ड होगा वियतनाम भी जब वो जाएंगे। देखिए बिल्कुल, मैं आपको लगातार ही बता रहा था कि किसी भी एक मिलिट्री टर्म्स कही जाती है कि सरप्राइज वहां दिया जाए, यानी अटैक वहां किया जाए जहां पे सबसे ज़्यादा वीक हो। और चीन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसकी इकोनॉमी, उसके बिजनेस इंटरेस्ट। और वही कारण है कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के कई देश अब लगातार इन बातों को समझ रहे हैं कि उनको काउंटर करना चाहिए। तो इसी के लिए भारत को एक बड़े प्लेयर के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ना सिर्फ एक ऐसे प्रोडक्शन लाइन्स को डेवलप किया जाए जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारत की हो, भारत वो प्रोडक्शन लाइन्स को डेवलप करने के साथ साथ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और आज वियतनाम में भी जाकर भी यही काम होगा, क्योंकि ना सिर्फ अगर आप देखें कि ना ताइवान हो, यूक्रेन हो, कई ऐसे मुल्क हैं जिनको लगातार अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है और चीन के लगातार विस्तारवादी नीति को लेकर, उनके सर्विलेंस को लेकर या फिर उनकी पेट्रोलिंग को लेकर समंदर में, उसको लेकर ये सारे देश बहुत ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि चीन लगातार इन एरियाज में अपना डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है, लगातार इन एरियाज को डोमिनेट करता जा रहा है। और यही सबसे ज़्यादा फिक्र इन सभी तमाम देशों के साथ साथ अमेरिका को भी है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने ये बेसिस मजबूत कर लिए तो अमेरिका को सीधी टक्कर देने के लिए चीन लगातार खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले अब G20 में चीन पर चोट करने वाले कुछ बड़े प्लान हैं जिनका ऐलान हुआ है वो बताता हूं मैं। भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की डेडलाइन तय कर दी गई है और ये बहुत अहम है। अगले साल तक काम शुरू करने की समय सीमा रखी गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के प्लान से चीन मुश्किल में है, भारत अमेरिका के प्लान से, भारत के मिडिल ईस्ट प्लान से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है, वो खतरे में है। और उसका एक बहुत बड़ा काउंटर है ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत से होते हुए मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक जाएगा और इजराइल को भी जिसमें जोड़ने की बात कही जा रही है। आइए जरा आपको इस बारे में बताते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को मात देने के लिए भारत और अमेरिका ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में करार हो रहा है ये, और इसमें यूरोपियन मुल्क भी शामिल है। कुल 8 देश हैं। ये डील हकीकत में बदल रही है तो भारत बंदरगाहों और रेलवे के जरिए सीधे मध्य पूर्व और यूरोप से जुड़ जाएगा। आपको बताएं कि ये समझौता कैसे होगा, ये रास्ता कैसे बनेगा। भारत अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते के जरिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ जाएगा और फिर UAE और सऊदी अरब के बीच भारत की मदद से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते बेहतर हो गए तो ये रेलवे लाइन इजराइल तक पहुंच जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे मास्टर स्ट्रोक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये एक बड़ी सफलता है, एक मास्टर स्ट्रोक है। इसकी 6 बड़ी वजहें आइए आपको बताते हैं। देखिए बड़ी वजह क्या है।
चीन के प्रोजेक्ट का ये मजबूत विकल्प है। वन रोड वन बेल्ट OROB का ये एक मजबूत विकल्प होगा। सऊदी का ऐलान है कि $20 बिलियन का निवेश होगा इसमें, यानी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। आगे का रोड मैप 60 दिन में बन जाएगा, यानी तेजी से इस पर काम करने का प्लान है। तेजी से काम करेंगे, 60 दिन में पूरा रोड मैप बनाएंगे। अगले साल तक काम शुरू होने की डेडलाइन फिक्स कर ली गई है, यानी तेजी से काम करते हुए अगले साल तक इसको शुरू भी कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो इसमें पूरी तरह से भूमिका निभा रहे हैं कि कैसे इसको सफलता से आगे बढ़ाया जाए और इसे अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। जो बाइडेन के रवाना होने वाले दिल्ली से, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। एयरफोर्स वन, जैसे कि हमने कुछ देर पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, बस रनवे पर रेडी है लेकर जाने के लिए जो बाइडेन को। और जो बाइडेन भारत से रवाना तो हो रहे हैं, लेकिन G20 में जब वो पहुंचे और उसके बाद उनकी शिरकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी मुलाकात के साथ ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम आगे बढ़े हैं। भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़े हैं और इस वजह से इसे आप एक सफल समिट और सफल दौरा कह सकते हैं जो बाइडेन का। और इसके बाद वो आगे अब वियतनाम का रुख कर रहे हैं। भारत आने के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो बहुत से समझौते हुए थे और उस पर अब अमली जामा इस दौरान, तब जबकि वो G20 में शिरकत करने के लिए आए, तब पहनाया गया है। हमें जो सफलता हासिल हुई है वो एक दो नहीं, कई सफलताएं हैं। ये देखिए, 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति रवाना हो गए हैं दिल्ली से, लेकिन दूसरी तरफ आप लैवरॉव की तस्वीरें भी देख रहे हैं, अमेरिका और रशिया। लेकिन जो दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आया वो एक बड़ी सफलता भारत के लिए, जिसमें कि दोनों ही देशों को, रूस को और अमेरिका को एक मंच पर लाना और एक प्लेटफॉर्म और एक डिक्लेरेशन के लिए अग्री कराना एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसी भी उम्मीद एक समय में की जा रही थी, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है कि रूस यूक्रेन पर कुछ ना हो और उसके अलावा डिक्लेरेशन सामने आ जाए। लेकिन वो पैराग्राफ भी है, रूस यूक्रेन पर बात भी की गई है, यानी एक कंप्लीट डिक्लेरेशन सामने आया है और ये अपने आप में बड़ी बात है। जयंत चतुर्वेदी, ये देखिए, रवाना हो रहे हैं जो बाइडेन, लैवरॉव की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट था जो भारत को करने की ज़रूरत थी। आपको लगता है कि सफलतापूर्वक हमने वो बैलेंसिंग एक्ट किया है बिटवीन अमेरिका एंड रशिया? बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। देखिए, इंक्लूडिंग दिल्ली डिक्लेरेशन में भी जिस तरह से सारे देशों ने इसको कंसेंसस के साथ साइन किया है, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए, डिप्लोमेटिक सफलता है। और मैं समझता हूँ 2 लीडर्स, बोथ लैवरॉव एंड जो बाइडेन, दोनों की वहाँ पे मौजूदगी थी, उसके समक्ष इस तरह का समझौता होना एक बहुत सफलता की तरफ हम। प्रोफेसर राजन कुमार, एक और अभी हम कुछ समय पहले जब बात कर रहे थे तो ये था कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन केम डाउन अ बिट दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए और रशिया को इतना मुश्किल नहीं हुआ फिर उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना, और चीन को मजबूरन फिर एक्सेप्ट करना पड़ा। What is the reason? हम लोगों को क्या समझा सकते हैं कि क्यों यूरोप और अमेरिका came down from their position to agree to this, कि भारत की लिए सिचुएशन आसान थी? रूस और चीन के 2 डिमांड थे। एक तो कि रूस को अग्रेसिव स्टेट, एक आक्रामक स्टेट के रूप में वहाँ पे नहीं मेंशन किया जाए, और जो पश्चिमी देश, खासकर G7 के देश, यूरोपियन देश, वो चाहते थे कि डॉक्यूमेंट में रूस को एक आक्रामक देश के रूप में वहाँ पे लिखा जाए। तो समझौता यह हुआ कि आक्रामक देश की बात हम नहीं करेंगे, वहाँ पर आक्रामक जो टर्म है, अग्रेसिव या इन्वेडर का टर्म, उस टर्म को यूज नहीं किया गया है। दूसरा, रूस और चीन यह चाहते थे कि ये बताया जाए कि ये जो G20 है ये एक इकोनॉमिक फोरम है, तो इसको मेंशन किया गया इस डॉक्यूमेंट में कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, ये जियोपॉलिटिकल फोरम नहीं है। और जो फिर जिस बात पे सहमति हुई, तो लास्ट में एक लाइन 14 नंबर पॉइंट है, वो वहाँ पे लिखा गया कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो अमेरिका और G7 की कंट्री ये चाहते थे कि मेंशन हो कि दिस नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फिर उसमें बात हुई जो UN चार्टर की, अभी लोगों का भरोसा UN पे भी ख़त्म हो रहा है, तो UN चार्टर के माध्यम से एक रास्ता निकाला गया कि सारे देश UN के मेंबर हैं, तो आप UN के चार्टर को तो मानते हैं, तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की जो बात होती है उसको मेंशन किया गया है, और ये जनरल किया गया है, रूस का नाम नहीं लेते हुए, चीन का नाम नहीं लेते हुए। ये बताया गया है कि हर एक देश को, खासकर जो पावरफुल देश हैं, उनको टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस पर जोर दिया गया, और कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है भारत ने कि UN की जिस प्रासंगिकता की आप जोर दे रहे थे
वो प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अब उन देशों पर भी ध्यान दिया जाए जिनको इग्नोर किया जा रहा है एज यूएनएससी मेंबरशिप ऑफ इंडिया। जरूर ये भारत यहाँ पे मैसेज देता हुआ। लेकिन सुमित के पास जाऊंगा मैं। सुमित, ये बताइए, हम बात कर रहे हैं वियतनाम जा रहे हैं जो बाइडेन, लेकिन अभी वो रवाना हो रहे हैं वियतनाम। लावरोव, सरगेई तो यही इंडिया में है, और सरगेई लावरोव जब इंडिया में हैं और वो जब अभी थोड़ी देर में TV9 भारतवर्ष पर आने भी वाले हैं, सरगेई लावरोव के लिए ये कितना बड़ा मंच है रूस का, यहाँ रूस की बात रखने के लिए, और वो क्या कह सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर आप वियतनाम की बात करते हैं तो मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि जहां जहां पर चीन और रशिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है उनको काउंटर किया जाए। अगर आप वियतनाम की बात करें तो ना सिर्फ साउथ चाइना सी को लेकर वियतनाम का सीधा कन्फ्लिक्ट सामने दिखता है चीन के साथ साथ, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये भी कहा जा रहा था कि वियतनाम लगातार वॉर्स खरीद रहा है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीद रहा है रशिया से। तो वियतनाम का ये दौरा ना सिर्फ एक न्यू एरा ऑफ डिप्लोमेसी की शुरुआत करता है जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, बल्कि इसी साल, अगर आपको याद होगा कि करीबन कई सालों के बाद रोनाल्ड रीगन यानी एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वियतनाम पहुंचा था, सेंट्रल वियतनाम में, और कहा यह जा रहा था कि वियतनाम को लगातार अमेरिका जो है सपोर्ट करना चाहता है, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीकों से बल्कि अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन से भी जरूरत पड़े तो वो सपोर्ट करेगा। और वियतनाम लगातार अभी चाइना के सामने साउथ चाइना सी को लेकर लगातार इसको लेकर मुखर है, लगातार इसके खिलाफ विरोध कर रहा है। तो ऐसे में वियतनाम की विजिट अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ चाइना के लिहाज से बल्कि रशिया के लिहाज से भी। और आप जब रशिया की बात करते हैं तो रशिया ना सिर्फ ये बात जानता है कि भारत उसका एक स्ट्रेटेजिक अलायंस तो है ही, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि हमेशा टेस्टेड अलाई है, क्योंकि हमेशा जब भी भारत की बात की जाए तो चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर की बात हो, चाहे G20 के अंदर इस वॉर को लेकर बात हो, तो भारत ने हमेशा अपना रुख जो है बहुत बैलेंस रखा है और रशिया ये बात जानता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण रशिया की विजिट इसलिए भी है क्योंकि जब आप रशियन फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं तो उनको लगता है कि भारत एक ऐसा देश हो सकता है जो इन सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए रशिया की मदद हमेशा करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। और जैसा कि सुमित कह रहे हैं कि जो बाइडेन भारत से रवाना हो रहे हैं वियतनाम के लिए, और वियतनाम की भी अहमियत उतनी ही है, लेकिन लावरोव मौजूद हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, भारत और रूस के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं। योगेश, जब हम बात कर रहे हैं एक तरफ अमेरिका और भारत की कि जो बाइडेन भारत आए और अब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन लावरोव यहाँ मौजूद हैं अभी, और भारत और रूस के संबंध भी भारत के लिए उतनी ही अहमियत रखते हैं। भारत एक बहुत ही मुश्किल दौर में उस तरह से है कि बैलेंसिंग एक्ट करना है, लेकिन हम उस बैलेंसिंग एक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। G20 के दौरान भी हम उसमें सफल रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये जो बैलेंसिंग टर्म है इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। हम जब कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी मल्टीपोलैरिटी, मल्टी अलाइनमेंट की है, तो उसका मतलब ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने अच्छे रिश्ते की ज़रूरत हमें है, जैसे आज की तारीख में हमें अमेरिका से ज़्यादा अच्छे रिश्तों की ज़रूरत है, पॉलिटिकली स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग, मिलिटरीली स्पीकिंग, सब चीज़ों में हमें अमेरिका से, तो हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो रहा है। पहले एक ऐसा वक्त था जिस वक्त हमें सोवियत यूनियन से ज़्यादा ज़रूरत थी, नॉन अलाइनमेंट डेज की आप बात करती हैं, जो उस वक्त थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा था। तो बैलेंसिंग नहीं हम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने। जिस तरफ हमारा झुकाव, आपने एक शब्द का यूज इस्तेमाल किया, मल्टी अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ भारत का जो सफर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे बात करेंगे। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, भारत ने चीन को नजरअंदाज किया। ये बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की G20 की थीम से चीन चिढ़ा। G20 में भारत ने 5 बड़े कदम उठाए। चीन के विरोध को कोई अहमियत इसमें नहीं दी गई है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो ज्वाइंट कम्युनिक है, जिस पर चीन चाहता था कि उसके वन बेल्ट वन रोड को भी शामिल किया जाए, उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन चीन की आपत्ति के बावजूद वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को कई बार, बल्कि प्रियम्बल की पहली लाइन ही यही लिखी गई है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और उसको शामिल ही नहीं किया गया, बल्कि उसके मंत्र को इस पूरे ज्वाइंट कम्युनिक में केंद्र में रखा गया। और यह चीन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। तो यह हम आपको खबर बता रहे हैं कि कैसे चीन की जो साजिश थी
कि शी जिनपिंग के नहीं जाने से कहीं ये G20 समिट पर उसका साया ना पड़ जाए, वो बिल्कुल नहीं हुआ। भारत ने न केवल सक्सेसफुली इस G20 समिट को होस्ट किया, बल्कि ये समिट कई मायनों में ऐतिहासिक रही और सर्वसम्मति से यहां पर एक ज्वाइंट कम्युनिके पास करवाने में भारत कामयाब हुआ, जो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ली क्यांग को आप देख रहे हैं, चीन के ये प्रधानमंत्री हैं। जब शी जिनपिंग नहीं आए तो इनको भेजा उन्होंने, ली क्यांग यहां पर आए, लेकिन ना तो इनकी वर्ल्ड लीडर्स में वो पैठ है और ना ही इनको उतनी इंपॉर्टेंस मिलती है जो शी जिनपिंग की है। और जिनपिंग जानते थे कि वो अगर यहां पर आएंगे तो जो केमिस्ट्री यहां पर भारत की दुनिया के देशों के साथ है, जो केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन, ऋषि सुनक, सर्गेई लावरोव के साथ है, कहीं वो अलग थलग ना पड़ जाएं। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि चीन को कितने बड़े यहां पर सेटबैक मिले। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट के बारे में, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है G20 समिट के दौरान और G20 को एक परिवार बताया है। G20 परिवार ने बापू को किया नमन। आज सभी पहुंचे थे राजघाट, सभी राष्ट्राध्यक्ष, और पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि G20 के परिवार ने बापू को नमन किया है। गांधी जी के आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 एक परिवार है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ये एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश लगातार इस समिट के दौरान, इस शिखर सम्मेलन के दौरान दी गई है G20 के। और अब ट्वीट कर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि कैसे तब जबकि राजघाट पहुंचे सभी राष्ट्राध्यक्ष, दरअसल क्या संदेश है जो भारत दुनिया को देना चाहता है, जो गांधी जी के आदर्श हैं। गांधी जी के आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। यही है बड़ा संदेश, जो गांधी का संदेश है, जो भारत का भी संदेश है, और यही एक मैसेज G20 का भारत की तरफ से। लेकिन G20 के दौरान जो कुछ हो रहा है उससे चीन लगातार चिढ़ा हुआ है। नए मिडिल ईस्ट रेल प्रोजेक्ट से चिढ़ा है चीन। रेल प्रोजेक्ट पर सिर्फ बड़ी बातें, ये कहा है ग्लोबल टाइम्स ने। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि दरअसल इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। चीन को लगता है कि वो अगर सड़क बना सकते हैं तो वो बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। चीन को हाशिए पर डालने की दरअसल ये कोशिश है। ग्लोबल टाइम्स का ये कहना, चीन को दरकिरार नहीं किया जा सकेगा, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है। तो भारत की कोशिशों से चीन के BRI को कैसे जवाब मिला है, आइए अब इस नए रेल रूट का एक लेखा जोखा मैप पर एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि वो क्या रूट होगा ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। चीन के BRI को ये जवाब देखिए। भारत से अमेरिका, अमेरिका से भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये तमाम मुल्क और यूरोप के कुछ मुल्क इसमें शामिल होंगे। अब वो रूट क्या होगा आप देखिए। भारत से संयुक्त अरब अमीरात, जो कि शिप के जरिए यहां पर ये रूट होगा। उसके बाद वहां पर भारत रेलवे ट्रैक बिछाएगा UAE से सऊदी अरब तक, और उन दोनों के बाद अगर इजराइल राजी हुआ तो इजराइल को इसमें जोड़ा जाएगा, और फिर वहां से यूरोप तक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जाएगा, जो भारत की पहुंच यूरोप तक माइनस पाकिस्तान, माइनस सेंट्रल एशिया, वो इंश्योर करेगा। और यह भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जो वन बेल्ट वन रोड चीन के प्रोजेक्ट के खिलाफ एक बड़ा कदम है। तो देखिए, चीन चिढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है। इस सफलता से चीन किसी भी सूरत में खुश नहीं होने वाला था, लेकिन दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली डिक्लेरेशन की दुनिया में चर्चा हो रही है। पश्चिमी मीडिया में घोषणा पत्र को प्रमुखता से अहमियत दी जा रही है, उसकी चर्चा की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन में भारतीय कूटनीति की चर्चा हो रही है कि कैसे सफलतापूर्वक दिल्ली डिक्लेरेशन को जारी किया गया और उसमें सभी पक्षों को शामिल भी किया गया और सभी उससे सहमत भी हुए। उन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया गया जिन्हें एड्रेस किए जाने की जरूरत थी, और वो मुद्दे जिन पर बात अटकी हुई थी, जैसे यूक्रेन का मुद्दा, रशिया को कैसे संबोधित किया जाएगा, अग्रेशन का मुद्दा या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मुद्दा, इन सब मुद्दों को शामिल भी किया गया है और सभी पक्षों को उस पर सहमत भी कराया गया, और इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है सब। तो देखिए, आइए आपको बताते हैं कि कैसे
दिल्ली में जो कुछ हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन दुनिया में हिट है। दिल्ली का एक घोषणा पत्र, दिल्ली डिक्लेरेशन दुनिया में हिट है। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है आपको बताते हैं। भारत यूरोप को जोड़ने वाले गलियारे की घोषणा की गई और इसकी चर्चा की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में यूक्रेन युद्ध पर रुख नरम है लेकिन सहायता पर नेता सहमत है, ये कहा गया है। गरीब देशों के लिए एक व्यापक आर्थिक योजना जारी की गई है और इसे सकारात्मक तौर पर लिया गया है। बीबीसी न्यूज ने लिखा है कि यूक्रेन युद्ध पर अफसोस जाहिर किया गया लेकिन रूस पर आरोप से परहेज किया गया। CNN न्यूज ने लिखा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा नहीं, सिर्फ मदद का भरोसा, ये लिखा गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि दिल्ली घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध पर भारत की भाषा नर्म दिखाई दी है। द गार्जियन ने लिखा है कि अमेरिकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है और द इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि रूस की निंदा से भारत बच निकला, परमाणु धमकी अस्वीकार्य है हर सूरत में। अल जजीरा का लिखना यह है कि G20 में संयुक्त बयान जारी किया गया है रूस का, लेकिन इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा तास ने लिखा है कि अनाज समझौते को पूरी तरह लागू करने का आह्वान किया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन में। तो दिल्ली डिक्लेरेशन की चर्चा पूरी दुनिया में, पश्चिमी मीडिया में और पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त की जा रही है। आइए देखते हैं कि 10 बड़े मुद्दे क्या हैं, कैसे भारत की सोच पर दिल्ली घोषणा पत्र में मोहर लगती दिखी है साफ तौर पर। वो कौन कौन से मुद्दे जिन पर भारत की मोहर साफ तौर पर दिखाई दे। देखिए, आइए आपको बताते हैं G20 में भारत की बात कैसे रखी गई है। दिल्ली घोषणा पत्र में क्या है वो ये हम आपको बताएंगे इस और भारत की सोच पर मोहर कैसे लगी वो भी आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली घोषणा पत्र में यह है कि यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं है। भारत की सोच पर मोहर इस तरह से लगी कि रूस का जिक्र नहीं चाहता था भारत, रूस नहीं चाहता था कि रूस को उस तरह से टारगेट किया जाए और वो फिर रूस को स्वीकार्य भी नहीं होता। तो भारत की तरफ से कोशिश ये थी कि दिल्ली डिक्लेरेशन आना जरूर चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध शब्द नहीं है, रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं किया गया है। चीन ये शब्द नहीं चाहता था तो उसको भी शामिल किया गया है। वन फ्यूचर की बात की गई है, एक भविष्य दुनिया का है। चीन ये शब्द भी नहीं चाहता था, चीन ये नहीं चाहता था लेकिन वो नहीं हुआ है। भारत की जो सोच है उस पर कैसे मोहर लगी है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली घोषणा पत्र में क्या है उसका जिक्र भी कर रहे हैं। इसके अलावा वासुदेव कुटुंबकम का भी जिक्र है जो चीन नहीं चाहता था। चीन ने इस पर बहुत शुरू में ऐतराज जता दिया था, कहा था कि ये तो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये युग युद्ध का नहीं है, इसका जिक्र किया गया है। और देखिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोच और उनकी दुनिया को लेकर जो सोच है उसको दर्शाता है। इसको शामिल किया गया है। ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहर भी है दिल्ली डिक्लेरेशन पर।